हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोल्यूशन और उसके टाइप्स। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। उसमें क्या देखते थे हम कि सोल्यूट और सॉल्वेंट किस नेचर का है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि हमारा जो सोल्यूशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सोल्यूशन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं होता, टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन को बताने का एक तरीका है। आप लिख सकते हैं, लेट्स सपोज सोल्यूशन को मैंने इस तरीके से लिख लिया। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in a particular amount or a known amount of solvent। कुछ amount of solute किसी particular amount of solvent और solution में dissolve हो तो उसको हम कहते हैं solution। यानी कि अगर आप कहें कि मेरे पास कुछ ग्राम ऑफ solute है और किसी particular amount of solvent या सोल्यूशन, यानी कि वो क्या होगा, एक नोन अमाउंट होगा, उसके अंदर डिसॉल्व किया गया, तो आप क्या बना लेंगे, वहां पर सोल्यूशन बना लेंगे। और इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी इसी को कहा जाता है, कंसंट्रेशन यानी कि सोल्यूशन की बात करें। अब आपका जो सोल्यूट है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? आपका सोल्यूट ग्राम में हो सकता है, आपका सोल्यूट केजी में भी हो सकता है, और किस में हो सकता है? लीटर में हो सकता है, मोल्स में हो सकता है, और किस में हो सकता है? आपका ml में भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखें कि आपका सॉल्वेंट या सोल्यूशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो भी ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, और किस में हो सकता है? लीटर्स में हो सकता है, मिलीलीटर्स में हो सकता है, एक्सेट्रा। दीज आर द वे थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट। अगर हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कि इनके फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या कहा गया कि जो सोल्यूशन है वो दो तरीके का मेन जो डिफाइन किया गया, यानी आप अगर मैं लिखूं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन दो तरीके के हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मतलब एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट याद रखने का बेहतरीन तरीका, टेम्परेचर पे वो सारे के सारे कंसंट्रेशन डिपेंड करेंगे जिसके अंदर सोल्यूशन या सॉल्वेंट लीटर्स में लिया गया हो, जिसमें केजी में लिया गया हो वहां पर वो क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और क्या हो सकता है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और हो सकता है आपका मोलैरिटी, और हो सकता है नॉर्मेलिटी, और क्या हो सकता है? पार्ट पर मिलियन। इसको भी समझेंगे, पार्ट पर मिलियन क्या होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो कौन कौन से हैं? वो दो तरीके के होते हैं, यानी कि दो हैं वो, मोलैलिटी, ठीक, जो कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे वहां पर क्या आपका जो सॉल्वेंट या सोल्यूशन वो किस फॉर्म में होगा? वो मास के फॉर्म में होगा, नॉट इन केस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम वाले केस में नहीं होगा, जहां वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले में आने लगेगा। ठीक है, जो मास वाला होगा वो किस में आएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। आपका इसमें आ गया आपका मोलैलिटी एंड नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, चलिए वन बाई वन पढ़ते हैं कि क्या क्या है ये टाइप्स एंड डिपेंडेंट टेम्परेचर और इंडिपेंडेंट टेम्परेचर किस तरीके से। जल्दी से इसको लर्न कीजिए। सपोज इसको हमने 1 2 3 नाम दे दिया। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड पार्ट पर मिलियन। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इज मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज एज वेल। तो फर्स्ट है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या होगा यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमने इसको भी ml में लिया, इसको भी ml में लिया, ठीक, इनटू 100। 100 क्यों यूज किया हमने? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। परसेंटेज होगा तो यहाँ पर 100 आएगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों सेम, यानी कि आप कह सकते हैं दोनों की यूनिट सेम है। ये भी ml में और ये भी ml में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? डायमेंशनलेस, यानी यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं मिलेगी। डायमेंशन लेस। ओके,
नेक्स्ट क्या था हमारा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, दूसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है, इनटू 100। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, नेक्स्ट था हमारा मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये किस में होना चाहिए हमारे पास, ये लीटर्स में होना चाहिए, और ये क्या किस में होगा, नंबर ऑफ मोल्स में होगा। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालते हैं ये आपको आता होगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आपने। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आप यहाँ पर ये एन लिख रहे हैं मोल्स के लिए। ठीक है, एन होता है हमारा गिवन वेट गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो उसका गिवन मास हो उसके मोलर मास से आप उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप यहाँ पे जो आपने लिखा नंबर ऑफ मोल्स, उस जगह पे अगर आप इस वैल्यू को फिट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात चल रही थी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। किसको, इसके लिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या आ गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में है आपका, लीटर में है आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये आपका क्या आ रहा है, हम लिख रहे हैं कैपिटल एम, इसका नोटेशन होता है किसके लिए, मोलैरिटी के लिए, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब आप जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, अगर आप इस सोल्यूशन को लीटर की जगह ml में लेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, यही तो किया जाता है ना, हम लीटर की जगह इसको किस में ले लें, ml में ले लें, तो क्या हो जाएगा ये, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को ml में लूँ तो ये आ जाएगा नीचे 1000, इसके नीचे आ जाएगा 1000। अब ये हो जाएगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है वॉल्यूम का किस में होगा, वो ml में होगा। ठीक है, आप याद रख सकते हैं इसको, कैसे याद रखेंगे, मोलैरिटी कैपिटल M, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 इनटू V इन ml। ऐसे याद रखा जा सकता है एकदम आसानी से, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से ही आते हैं। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये हमने लिख लिया। उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 1000, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर की जगह अगर हम ml करेंगे तो उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम इसको लीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 1000 नहीं आएगा। ओके, एज सिंपल एज इट। अब नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको कैपिटल N से नोटेशन देते हैं। और नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा, नॉर्मेलिटी किसी भी सोल्यूशन की डिफाइन की जाती है एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, कैपिटल N, यानी कि नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में SOLN लिखा जाता है, या फिर पूरा लिख दूं मैं, चलिए इन ब्रैकेट लिख दे रही हूँ, सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जो सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ किस में होना चाहिए, लीटर में। और जिससे पहले हम लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स, किसके अंदर, मोलैरिटी के अंदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट भी कहा जाता है, कई जगह पर इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ओके, तो किस तरीके से निकालते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट का, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट।
दोनों एक ही बात है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आपको ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाए या इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाए, बात एक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट एक ही बात है। ओके, चलिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले तो इसके यूनिट निकालेंगे, जैसे हमने इससे पहले देखा था मोलैरिटी वाला। मोलैरिटी क्या होता था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्मॉल कैपिटल M। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000, नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वेट बाई मोलिकुलर वेट, इसका मतलब है ये हमारा आ गया मोल, 1000 कोई यूनिट नहीं, लीटर मोल पर लीटर, किसकी यूनिट है ये यूनिट है आपकी मोलैरिटी की। किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ये है आपकी यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट है। ठीक है, इन्फ्लुएंस पे ही पूछा जा सकता है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी, मोल पर लीटर। क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर हमको यूनिट निकालनी हो, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, देन व्हाट विल हैपन, वहां पर क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पर अगर इसकी आपको यूनिट निकालनी हो नॉर्मेलिटी की होगी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट किसके अंदर डिजोल्व है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर पर लीटर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मोल पर लीटर है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और आप ऐसा भी कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और मोल पर लीटर, ये किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए, ये किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। होप यू गेट माई पॉइंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसे हम इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मोलर वेट ऑफ अ सॉल्ट, मोलर वेट ऑफ एनी कैटाइन, एनी एनाइन, डिवाइडेड बाई n फैक्टर। सब जगह अलग अलग होगा n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या है उसको समझना है। n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर अगर मैं लिखूं n फैक्टर फॉर एसिड, तो वहां पर n फैक्टर होता है हमारा H प्लस आइन। अगर हम एसिड की बात करेंगे तो वहां पर n फैक्टर क्या होगा, एसिड के लिए H प्लस आइन को देखेंगे हम कि वो कितने H प्लस आइन को फर्निश कर रहा है। लेट्स सपोज वी हैव HCl। अगर HCl की हम बात करें तो ये H प्लस एंड Cl माइनस की आयन में ब्रेक करता है, तो यहाँ पर H प्लस आपको कितना मिल रहा है, 1। तो यानी यहाँ पर जो आपको इक्विवेलेंट वेट आएगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा उसका मोलर वेट और मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि n फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर 1 है। n फैक्टर कितना है, यहाँ पर n फैक्टर है इसका यहाँ पर 1। क्यों, हम एसिड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एसिड ने H प्लस लिबरेट किया इसलिए n फैक्टर इसके पास 1 है। लेट्स सपोज वी हैव एन एसिड H2SO4। अगर हमारे पास ये वाला एसिड हो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको अगर हम देखें तो ये H प्लस एंड SO4 2 माइनस में अपने आप को लिबरेट करेगा। तो जो H प्लस होगा उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑफ हाइड्रोजन आइन, ठीक है, H प्लस आइन के ऊपर 1 प्लस चार्ज लगा है और वो 2 है। यहाँ पर आपका H का कंसंट्रेशन देखिए 2 है, H की नंबर ऑफ आइंस कितनी है, 2। तो यहाँ पर n फैक्टर आपका जो होगा वो हो जाएगा 2। तो क्या जाएगा, क्या होगा, बेस में हमें देखना होगा OH माइनस आइन। हम एसिड में क्या देखते हैं, H प्लस आइन, बेस में क्या देखेंगे, OH माइनस आइन, कि वो कितना OH माइनस आइन को फर्निश कर रहा है। तो यहाँ पर जो n फैक्टर होगा वो बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ OH माइनस आइंस के। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव KOH। अब KOH को देखिए आप तो किस तरीके से अपने आप को ब्रेक करेगा, आयनाइज करेगा, K प्लस एंड OH माइनस आइन। ठीक है, अब यहाँ पर OH माइनस आइन कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। अब n फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट सपोज वी हैव एनी सॉल्ट। अगर हमारे पास कोई सा सॉल्ट है, सॉल्ट होगा तो किस तरीके से निकालेंगे हम। अब हमारे पास अगर सॉल्ट होगा तो हम क्या देखेंगे, वहां पर सॉल्ट होगा तो हमारे पास एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा। तो वहां पर n फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर बच्चों से बहुत ज़्यादा गलती होती है n फैक्टर की कैलकुलेशन में। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर अगर आपके पास सॉल्ट है तो सॉल्ट के अंदर क्या है, प्लस और माइनस चार्ज दोनों। तो यहाँ पर आपका प्लस या माइनस चार्ज का हमें क्या लेना होगा,
मैग्नीट्यूड, चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। इधर वी जस्ट हैव टू टेक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, यहाँ पर हमारे पास NaCl का सॉल्ट है, तो ये कैसे ब्रेक करेगा अपने आप को, सोडियम प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक करेगा। जब ये इस फॉर्म में अपने आप को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, आप या तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड लें या फिर माइनस चार्ज का। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द नंबर विदाउट एनी साइन। विदाउट एनी साइन मीन्स ना प्लस का चार्ज होगा ना माइनस का चार्ज होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू हो। ठीक है, हमें वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम को लेते हैं तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन फैक्टर इज 1 हियर। अगर हम क्लोराइड लेते हैं तब भी एन फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरे को एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो किस फॉर्म में ब्रेक कर सकता है, Ca2 प्लस एंड कार्बोनेट Ca3 2 माइनस। ठीक, या तो आप इसका चार्ज ले लें या फिर इसका ले लें, कोई सा भी लेंगे तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। नेक्स्ट इसी तरीके से हम जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की देखने को आती है, अल्मोनियम ऑक्साइड। अगर आप अल्मोनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये किस तरीके से ब्रेक करेगा अपने आप को, 3 प्लस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस। ऐसे ही होता है। अगर मैं इसके ऊपर देखूंगी कितना चार्ज है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, दोनों के चार्ज कॉन्ट्राडिक्ट हैं एक दूसरे के, यानी कि आप देखिए दोनों एकदम सेम नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका चार्ज हो जाएगा +6 और इसका चार्ज हो जाएगा -6। ये प्लस और -6 जाएंगे तभी तो कैंसिल आउट होते हैं, तभी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनता है, यही होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या आपका एन फैक्टर की वैल्यू आएगी, तो एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर आएगी 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर की वैल्यू आएगी 6। ये यहाँ से 3 या यहाँ से 2 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। हमने क्या देखा, हर जगह सेम आ रहा था, तो एन फैक्टर की वैल्यू वही वैल्यू हो जाती थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो फॉर्मेशन करेंगे तो दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए। ये +6 है तो ये -6 होना चाहिए। तो उस बेसिस पर देखेंगे तो एन फैक्टर इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6। यानी क्या कह सकते हैं हम, जो इसका मोलर मास होगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट अगर हमें इसका कैलकुलेट करना होगा तो ये मोलर मास इसका डिवाइड हो जाएगा 6 से। किसके अंदर, अल्मोनियम ऑक्साइड की अगर मैं केस की बात करूं तो। होप आई एम क्लियर टू यू। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर इन अ सेम मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन भी होगा उसके अंदर और रिडक्शन भी होगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसके अंदर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखना है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सपोज वी हैव KMnO4। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको अगर हम एसिडिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में और न्यूट्रल कंडीशन में रखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दिस। लेट्स सपोज दिस KMnO4 इज टू बी ट्रीटेड अंडर एसिडिक कंडीशन, तो हमने H+ लिख दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ के अंदर। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे देन व्हाट इट विल बी, पोटेशियम +1 एंड मैग्नीज। मैग्नीज का आपको निकालना है, ये आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है, तो आप इसको लिख लीजिए X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 4, तो -8 और ये +1, तो ये X की वैल्यू आ जाएगी आपकी +7। यानी यहाँ पर मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट किस में हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन दोनों को हमें बराबर करना हो, इन दोनों को अगर हमें इक्वलेंट करना हो, तो हम बीच में क्या यहाँ पर जो ऐड करेंगे वो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, यानी कि इसमें से 5 घटा दीजिए तो वो हो जाएगा 2। दिस वन इज ऑल्सो 2, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका इक्वलेंट मास जाएगा, या इक्वलेंट वेट कहें आप, वो आ जाएगा इसके मोलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाई 5। कब, जब ये एसिडिक कंडीशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर इसके पास ये कंडीशन बेसिक हुई देन व्हाट विल हैपन, बेसिक कंडीशन हुई तो क्या होगा, बेसिक कंडीशन में ये कन्वर्ट होता है K2MnO4। यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा +6। ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट करना आता होगा, आपने क्लास 11th में किया होगा, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पर करी हुई हैं। सो यहाँ पर आपने देखिए +7 स्टेट और यहाँ पर +6। चलिए नहीं आता फिर भी एक दफ़ा समझ लीजिए, ये +1 का एक पोटेशियम, 2 पोटेशियम है तो +2, +1 × 2। आपको इसका निकालना है, इसको अपने X लिख लिया, प्लस
-2 इंटू 4, तो ये -8 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये +2, तो ओवरऑल कैलकुलेट करके आएगा +6। तो यहाँ पर आपको अगर इसका इक्वलेंट वेट निकालना हो, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वलेंट वेट चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मेलिटी को समझ रहे हैं इसलिए। देन मोलर मास डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा, इधर ऐड होगा, क्योंकि इसमें से कम करना है ना हमको, इसलिए। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 1। कम टू द नेक्स्ट विच इज न्यूट्रल कंडीशन। क्या हो हमारे पास, न्यूट्रल कंडीशन हो। न्यूट्रल का मतलब होता है ना हम एसिडिक मीडियम लें ना ही बेसिक मीडियम लें, इसको ऑक्सीडाइज कराएं तो ये मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मैंगनीज ऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेटस को आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपने लिख लिया x प्लस -2 ऑक्सीजन के ऊपर और दूसरे 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। यहाँ पर कितना आ रहा है, +7। दोनों में डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस। 3 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा, इधर इलेक्ट्रॉन 3 ऐड होगा। इस वाले केस में आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। लास्ट वाले केस में आपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया। ठीक है, तभी तो इक्वलेंट होगा ना। 7 में से 3 घटा दें आप तो कितना बचेगा, 4। 4 इधर है और 4 ही इधर आएगा, इक्वल हो गया ना। यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो क्या हो जाएगा आपका जो इक्वलेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ पर आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। क्लियर हो गया आपको। तो ये कंडीशंस हैं जो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट को हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी, क्या होगी नॉर्मेलिटी, तो मॉलिकुलर मास जो है उसका वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपसे कहें न्यूट्रल कंडीशन तो 3 से, कहा जाए बेसिक कंडीशन तो 1 से डिवाइड होगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट हो देन व्हाट विल हैपन, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसके अंदर अगर हमें देखना है, जैसे हमने इसके अंदर कंडीशंस पढ़े ना, एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल कंडीशन, और इसके लिए देखते हैं हम, तो इन ऑल कंडीशन इट शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा +1 × 2 +2x, ये हो जाएगा आपका +-2 एक ऑक्सीजन के लिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 है, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा +2, तो -14 में से 2 कर दिया तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। आप देखिए किसका, क्रोमियम का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑल कंडीशन में देखेंगे, इन ऑल मीडियम इन ऑल कंडीशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल कंडीशन। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इक्वलेंट वेट होगा या इक्वलेंट मास होगा वो मोलर मास डिवाइडेड बाई 6 होगा। कब, जब हमारे पास K2Cr2O7 हो, जिसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट पर मिलियन, जिसको क्या कहा जाता है, ppm। होता यह है कि अगर हम किसी भी सोल्यूशन को काफ़ी डाइल्यूट कर दें, जब काफ़ी डाइल्यूट कर देंगे तो जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो एकदम ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि कितना मास प्रेजेंट है सोल्यूट का, 1 मिलियन, यानी इसको हम मिलियन से कंपैरिजन देते हैं, इतना छोटा, इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन के अंदर कितना सोल्यूट का पार्ट प्रेजेंट है। कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, ट्रेसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ यूज़ किया जाता है इसको। जो कोलगेट सिंथेसाइज किया जाता है, कोई भी पेस्ट, कोई भी क्रीम, जो उसके अंदर आप मेटल डालते हैं, वो ट्रेस अमाउंट में कुछ मेटल डालते हैं, कुछ कैटलिस्ट डाला जाता है, ट्रेस अमाउंट में डाला जाता है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, जल्दी बताइए, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶, यानी कि हम 1 मिलियन में देख रहे हैं कि कितना पार्ट सोल्यूट का प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। पार्ट पर मिलियन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप।
इसको इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक कंटेंट बताना, यानी कि पोल्यूशन को कितना कंटेंट प्रेजेंट है पोल्यूशन के अंदर, यानी कि इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कितना कंटेंट पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, उसको कैलकुलेट करने में भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप इसको देखेंगे तो आपको ये ज़्यादातर केसेस में मिलेगा। इसका रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, किस टर्म में मिलेगा आपको? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ हार्मफुल गैसेस, कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है आपको। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास काफ़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसका दूसरा पार्ट यानी कि जो इसका पार्ट है, अभी आपने क्या किया, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला पार्ट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सा पढ़ा आपने? वेट बाई, चलिए रिवीजन कर लेते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फिर क्या पढ़ा आपने? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? मोलैरिटी। उसके बाद आपने पढ़ा नॉर्मेलिटी। लास्ट पढ़ा आपने पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये आपने पूरी क्लास में इन सब पोर्शन को पढ़ा, कवर किया। नेक्स्ट क्लास में सारे पैरामीटर क्या हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसमें 2 पैरामीटर है हमारे, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक है, आपको अगर सेशन पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। किसी भी पार्ट में कोई डिफिकल्टी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।